देखिए क्या चीज है ये। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब फीमेल अपनी मां के यूट्रस में होती है तो उसके यूट्रस में, किसके, फीमेल के यूट्रस में 800 से 900 ऊगोनिया होती है। ठीक है, फिर जैसे ही प्यूबर्टी आती है वो ऊगोनिया डेवलप होने लग जाती है और क्या बनाती है, ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम बोलते हैं ओवम या एग। अब होता क्या है, क्या बन गई, खैर जो भी है, हमें यह पता है कि यहां पे एंडोमेट्रियम होती है। तो नेचर का क्या रूल है, पहले मैं नेचर का हिसाब बताता हूं। नेचर ये कहती है कि अगर कोई फीमेल, क्या थी प्यूबर्टी एज, 10 से 12, 10 से 12 साल की हो जाती है तो नेचर उसको इस काबिल बना सकती है कि वो आगे रिप्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है और बेबी को डिलीवर कर सकती है। नेचर ने उसको इस काबिल बना दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 10 से 12 साल की आयु में आप प्रेग्नेंट होकर के बेबी डिलीवर करने लग जाओ। क्या आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ है, क्या आप मेंटली उतने स्टेबल हो? तो जो हमारी लाइफ साइकिल है उस हिसाब से 10 से 12 साल का खुद ही बच्चा होता है तो वो आगे बच्चा क्या पैदा करेगा। तो बट नेचर उसको 10 से 12 साल में इस काबिल बना देती है। तो नेचर क्या करती है कि नेचर को यह लगता है कि यहां पर जो ऊगोनिया थी वो निकलने, वो क्या करते हैं, आप ये मानिए कि वो धीरे धीरे यहां पर एंडोमेट्रियम डेवलप करने लग जाती है इस तरह से, और यहां से ओवम यहां पर आ जाता है, यहां आ जाता है, बट यहां पे स्पर्म्स की एंट्री नहीं होती क्योंकि 10 से 12 साल की लड़की तो जनरली किसी भी मेल के कांटेक्ट में नहीं आती है। तो हम ये मानते हैं कि अगर उसका किसी मेल के साथ में कांटेक्ट नहीं है, कोई मेटिंग नहीं है, कोई सेक्सुअल प्रोसेस नहीं हुआ है, तो स्पर्म्स है नहीं। स्पर्म नहीं है तो अब नेचर में ये यूट्रस उसका वेट करता रहता है। जब स्पर्म नहीं आता है तो ये चीजों का यहां पर कोई मतलब नहीं है। तो ओवम, ये लेयर्स, ये सब टूटने लग जाती हैं। अब है तो ये ब्लड वेसल्स ही, तो ये जैसे टूटेंगी तो ब्लड की फॉर्म में ये यहां से नीचे की तरफ करेगा और ये जो बर्थ कैनाल होती है यहां से ब्लड बाहर आता है, इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुएशन को जो डेली लाइफ में पीरियड्स, डेट्स, मासिक धर्म, तो ये अलग अलग नामों से हम लोग बुलाते रहते हैं। चलिए, और ये जो इनका बनना है, इनका टूटना है, बताइए कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता होगा? प्रोजेस्टेरोन, वही मेन हार्मोन होता है यहां पर। हालांकि एस्ट्रोजन की भी अपनी भूमिका होती है, बट ये होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब इसमें भी सुनिए, तो हमारे जो सोसाइटी है उस हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। जब फीमेल को पहली बार ब्लीडिंग होती है तो वो बहुत ज्यादा डर से जाते हैं, घबरा से जाते हैं, क्योंकि ब्लड निकलना कोई अच्छा तो माना नहीं जाता, और डर के मारे या शर्म के मारे वो किसी से बात नहीं करती है। तो बेटर ये है कि जब आपको ये सब होता है तो अपने घर में जो बड़ी फीमेल्स हैं आप उनसे बात कीजिए, या अपनी सीनियर गर्ल्स से उनसे बात कीजिए, दे विल टेल यू। और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, नंबर 1। अगर ये नहीं होता है तो ये मानना कि फीमेल में कोई ना कोई बीमारी है। क्लियर? तो कई बार लड़कियों को लगता है कि भाई कैंसर हो गया है मुझे, तो हमारा ये हो गया, तो बताते नहीं है, बट ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है। इस दुनिया में जितनी भी फीमेल है, इवन बंदरों में भी, प्राइमेट्स में भी, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं होती बट उनमें भी मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, सो इट्स क्वाइट नॉर्मल, नंबर 1। अब सोसाइटी क्या करती है कि जब ये ब्लीडिंग होती है तो सोसाइटी को लगता है कि भाई ये क्या हो गया। तो आज भी गांव में और आजकल मॉडर्न सोसाइटी में भी ऐसी लड़कियों को किचन में घुसने की इजाजत नहीं होती, बेड पे नहीं सोने दिया जाता, इनके हाथ का पानी नहीं पीने दिया जाता, खाना नहीं बनाती है, पता नहीं क्या चलता दिमाग में। तो ये बिल्कुल ही दक्यानुसी बातें हैं, इनको बिल्कुल घर से अलग पटक दिया जाता है 5 या 7 या 8 दिन के लिए।
तो अब आप लोग पढ़ चुके हैं कि बिल्कुल नेचुरल है, ह्यूमन सोसाइटी का ये बिहेवियर पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता समझ में आता है। अब मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि ये सब होता कैसे, बट मोटा मोटा आइडिया ये होता है। अब ये मान लीजिए, बॉयज को तो इतना नहीं आइडिया लगेगा, बट गर्ल्स को पता रहता है ये सारी चीजें। ये मान लीजिए कि अगर मैं पहले दिन की बात करूं और आपको 5 दिन ब्लीडिंग फेज चलती है, पांच दिन, 6 दिन, 7 दिन चलता है। जनरली हम 5 से 7 दिन मानते हैं, आप ये मान लीजिए 5 दिन की। अब इसके बाद जब ब्लीडिंग फेज हुई तो यूट्रस जो है वो पूरा खाली हो गया अब आपका, ठीक है। अब आप इसके बाद की बात समझिए। अब धीरे धीरे यहां पर ये लेयर बनना शुरू होती है, ओवम यहां पर मैच्योर होना शुरू होता है। 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, यहां पर यूट्रस डेवलप करता रहता है, ओवम बनता रहता है। 14th डे पर यहां से ओवम निकल करके आ जाता है आपके पास ओविडक्ट में। तो 14th डे ओव्यूलेशन होता है, और इस जब ये होता है फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ जाता है और पता लग जाता है, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पता लगेगा यार, आपका 97.6 होता है, अगर थोड़ा सा बढ़ गया 98.6 होता है, थोड़ा आधा डिग्री मतलब बुखार आने लग गया हल्का फुल्का, ठीक है। और अब यहां पर इसके बाद में अब देखो क्या होता है कि फीमेल बॉडी में जब स्पर्म जाता है वो भी 6-7 दिन जिंदा रहता है। तो इसका मान लीजिए कि अगर फीमेल का कांटेक्ट यहां पर हो गया किसी से या यहां हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक रहेगा, उसके बाद ओव्यूलेशन हो गया, फीमेल कैन बी प्रेग्नेंट। क्लियर? हां, अगर ये सेक्सुअल प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, या यूं मानो कि यहां पे कहीं हो जाता है, तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं। खैर जो भी है, 14th डे जब ओव्यूलेशन हो गया, अब यूट्रस फुल्ली प्रिपेयर्ड है, ओवम कहां पर है, यहां पर। अब 15 16 17 18 19 20 26, हाँ 26 27 28, 28 डे का साइकिल होता है, ठीक है। अब यूट्रस और ओवम दोनों इंतजार करते हैं स्पर्म का। अगर फीमेल का कोई कांटेक्ट नहीं होता है तो 28वां दिन यहां से ये स्टेट्रम बैसिलरी, स्टेट्रम फंक्शनली और ओवम फटना शुरू हो जाता है, और 1 तारीख से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, फिर से ब्लीडिंग होने लग जाती है। अब इस बीच में जो होते हैं हार्मोन्स का अप डाउन चलता है, प्रोजेस्टेरोन कभी ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, उससे मूड स्विंग्स काफी ज्यादा होते हैं। इवन जब ये आपके पास स्टेटम बैसिलरी फंक्शनली जब ये रप्चर होकर के निकलेगी तो पेन होगा, तो आपके पास स्टमक पेन भी बहुत ज्यादा होता है। ये तकरीबन पहले दिन और दूसरे दिन ही ज्यादा होता है, जनरली फिर ये लोअर होता है, क्योंकि मेनली जब ये निकल जाती हैं काफी हद तक तो ये पेन खत्म हो जाता है। फिर यूट्रस जबरदस्ती के ऑक्सीटोसिन की वजह से वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, ताकि कोई भी अगर ब्लड रह गया हो, कोई ब्लड वेसल रह गई तो वो भी निकल जाए। तो रेगुलर नहीं होता ये, जो ऐसा नहीं कि 5 के 5 दिन ब्लीडिंग हो रही है, इससे तो फिर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये रुक रुक करके ब्लीडिंग होती रहती है। स्टमक एक होता है, ठीक है, हेडेक होगा, आपके पास बैक एक होगा, कईयों के घुटनों में दर्द होता है, और पेन होता है वो अलग है। तो 5 दिन का सफर इनका होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि यहां पे देखिए, तो ये रप्चर होने का प्रोसेस ये मान लीजिए कि 25वें दिन ही शुरू हो जाता है। अगर फीमेल का कांटेक्ट 27वें दिन किसी मेल से होता है तो चांसेस कम है उसके प्रेग्नेंट होने के, क्योंकि स्पर्म को भी यहां से जाने में टाइम लगता है। तो कहते हैं कि ब्लीडिंग के बाद के 5 दिन और ब्लीडिंग के पहले के 5 दिन सेफ पीरियड होता है। सेफ पीरियड ही नाम दिया जाता है कि अगर फीमेल
अगर मतलब कि बिना किसी प्रोटेक्शन के किसी के साथ में मेटिंग कर भी लेती है तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं होते, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। तो ये होते हैं सेफ पीरियड और ये होता है आपके पास रिस्क पीरियड। 14th-15th डे करा तो 100% प्रेग्नेंट होना ही है, ठीक है। तो इस जानकारी का यूज भी कई बार जो समझदार लोग होते हैं वो करते हैं ताकि उनको फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है उस हिसाब से, ठीक है। सो अब कुछ वर्ड हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन। अब इनमें से कुछ भी पूछ लेता हूं, बच्चा एक ही आंसर लिख के आ जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? 28 डेज का वो साइकिल जिसमें कि फीमेल की बॉडी के यूट्रस में वो सारे इवेंट रिपीट होते हैं जो कि पिछले महीने हुए, तभी तो साइकिल होगा ना। रिपीटेशन ऑफ ऑल द इवेंट्स इन द ह्यूमन फीमेल यूट्रस इन 28 डेज इज कॉल्ड ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ब्लीडिंग होना मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाता है और ये पूरा फिनोमिना मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। और सुनो, मीनार्की, जब फीमेल को पहली बार मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं मीनार्की। यानी कि मीनार्की आपको यह बताती है कि फीमेल अब प्रेग्नेंट हो सकती है। 40 से 45 ईयर के बाद के बीच में उसके पास लास्ट टाइम ब्लीडिंग होती है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन का पॉज हो जाना, दैट इज मेनोपॉज। और ये बात बताता है कि अब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि यूट्रस नहीं है, ओवम खत्म हुए, 800-900 जितने भी थे सब हो गए, अब कहां से बनेंगे। तो फीमेल की सेक्सुअल लाइफ, सॉरी रिप्रोडक्टिव लाइफ कहां से कहां मानी जाती है? मीनार्की से तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ, ओके। इसीलिए यह कहा जाता है या जनरली समाज में होता है, मैं आपको बता देता हूं कि 25 साल तक फीमेल की शादी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि 25 साल की फीमेल जब शादी कर लेगी तो 4-5 साल उसके अपनी लाइफ एंजॉय करने के हैं, तब तक वो हो जाएगी 29 या 30 साल की। फिर अगर उसको एक बच्चा 31 साल में या 30 साल में हो जाता है, उसके बाद आगे 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, कई बार अगर स्ट्रेस लाइफ में बहुत ज्यादा है तो मेनोपॉज 38 में भी हो जाता है, ठीक है। और अगर पहली बार एक बच्चा हो जाता है तो बॉडी इक्विप्ड हो जाती है दूसरे बच्चे के लिए भी। अगर फीमेल 32 या 33 साल में कोई बच्चा पैदा नहीं करती है तो उसके बाद उसके कंसीव करने के चांसेस यानी कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर वो हो भी जाती है तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, यानी कि वो डिफेक्टेड पीस होते हैं, किसी की आंखें बड़ी होंगी, मेंटली डेवलप नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 32 साल से पहले पहले एक बच्चा हो जाना चाहिए। बट मेल के साथ ऐसा नहीं है, मेल सांड है। 13 साल से जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो बच्चा पैदा कर सकता है, ताकत होनी चाहिए बॉडी में, ठीक है। तो बट फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ मीनार्की से मेनोपॉज तक ही सीमित होती है। लिख लीजिए जो भी समझ में आया। ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे, बिल्कुल मिडिल में। अब अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये आगे के प्रोसेस रुक जाता है, 9 महीने तक के लिए कोई ब्लीडिंग फेज नहीं होती। क्लियर? और अगर फीमेल को का मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है किसी महीने तो इसका एकमात्र जो कारण, मतलब जनरली कारण बहुत सारे होते हैं बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर मेंस्ट्रुएशन हो जाता है तो शी इज नॉट प्रेग्नेंट। अगर ये नहीं होता है तो इस बात के चांसेस होते हैं कि अगर उसका किसी कोई रिलेशनशिप में किसी मेल के साथ कांटेक्ट में है तो इसका मतलब है शी इज प्रेग्नेंट। क्लियर? तो मेंस्ट्रुएशन का रुकना इस बात को बताता है
कि फीमेल क्या होती है, क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। और कई बार फिर बॉडी पे डिपेंड करता है और किस तरह की बॉडी, तो कभी कभी मिस भी हो ही जाता है, 5 से 10 दिन लेट आगे पीछे चलता रहता है। वेल एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने आपको शेयर करा हुआ है। तो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन, कहता है व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब द थिकेंड इनर वॉल ऑफ द यूटरस ऑफ एडल्ट फीमेल ब्रेक्स डाउन along with its blood vessels and moves out of the vagina in the form of bleeding. Means the bleeding from the uterus of adult females at interval of 1 month, और दिन कितना, 30 दिन नहीं 28 दिन, lunar day, is known as menstrual flow. Okay, it lasts for 4 to 7 days. चलिए, और implantation मैंने आपको बता दिया है ना, जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट बनाता है, फिर वो एम्ब्रियो बन जाता है, वो नीचे आकर के फिर यूट्रस से जुड़ जाता है, दैट इज इम्प्लांटेशन। किससे जुड़ता है, प्लेसेंटा से। तो इम्प्लांटेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो मूव्स डाउन टू रीच द यूटरस एंड गेट अटैच्ड टू द थिकन इनर वॉल। दिस क्लोज अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद यूटरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा क्या है, टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू है। इट इज ए स्पेशल टिश्यू दैट डेवलप्स बिटवीन द यूट्राइन वॉल एंड एम्ब्रियो, यानी कि फीटस, दोनों के बीच में बताया था ना आपको, तो उसी को एम्ब्लिकल कॉर्ड कहते हैं। हाँ वही एम्ब्लिकल कॉर्ड है, यहां से वो काट दे बेचारे। चलिए, इट इज ए स्पेशल टिश्यू दैट डेवलप्स बिटवीन द यूट्राइन वॉल एंड द एम्ब्रियो। द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस from the maternal body by the means of placenta. The embryo gets, और embryo के अंदर जो भी बनता है वो सबसे get rid of भी करता है। Okay, the embryo get rid of CO2 metabolic wastes by the means of placenta. Placenta is a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi. तो embryo जो बनता है इसमें villis होते हैं बहुत सारी, जो सरफेस एरिया बढ़ा देती है, एक ही काम होता है उनका, ठीक है। It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother side are blood spaces which surround the villi. एक सेकंड देखिए क्या कह रहा है ये, प्लेसेंटा इज अ डिस्क एम्ब्रियो, इट कंटेन्स villi on the embryo side of the tissue. On the mother side are blood spaces which surrounds the villi. This provides a large surface area for glucose. ये यही कह रहा है कि ये मान लीजिए कि एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो की साइड में क्या होती है, विलीज होती है। तो इट कंटेन्स विलीज ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस। इस तरह से तो विलीज है एम्ब्रियो साइड में, और इधर की साइड जो मदर की साइड होता है, इधर से हो सकता है ब्लड स्पेसेस कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन ये सब जाता रहता है। अब इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या होता है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनसाइड द यूटरस टिल बर्थ। प्रेग्नेंट हुई है तब से लेकर के 9 महीने तक गेस्टेशन पीरियड चला है। तो यह है कि फीटस का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। और गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 महीने 280 दिन 40 हफ्ते, ठीक है, या 280 दिन। और गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 280 दिन 9 महीने या 40 का। पार्ट्यूरेशन, डिलीवरी, द बर्थ ऑफ द फुली डेवलप्ड फीटस इज नोन एज पार्ट्यूरेशन, वही डिलीवरी। ओव्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अ मैच्योर ओवम फ्रॉम द ओवेरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। और कब होता है, 14th डे,
of the menstruation cycle. Fertilization is marked. अब आपको कैसे पता लगेगा फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो चुका है? Absence of menstruation. Fertilization is marked by the absence of the menstrual flow. ठीक है. हाँ. जो रिलीज का बताया इट्स नॉट टाइम नहीं होंगे, मैंने बाद में पुराने होंगे ये, तो एक दो लाइनें लिख लिया, उसमें क्या है. चलिए, डिस्क्राइब वाई. अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है. स्क्रोटम रिमेन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन मेल. स्क्रोटम बॉडी के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि स्पर्म्स के डेवलपमेंट के लिए 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, जो बॉडी के बाहर ही मेंटेन होता है. सम प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड ओनली बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. कुछ प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही हो सकता है क्योंकि उनमें सीड नहीं बनता है, जैसे बनाना, ऑरेंज, ये सब. हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज. रिप्रोडक्शन से किसी स्पीशीज की स्टेबिलिटी कैसे होता है? बच्चे पैदा होते हैं तो उसी स्पीशीज का आगे तक जाते रहते हैं. रिप्रोडक्शन रुक जाएगा तो उस स्पीशीज के बच्चे खत्म हो जाएंगे, मर जाएगा. तो अच्छा, ये भी है. आंसर है निके. निके क्या होता है? हाँ, मेरा निके ये है जहां मैं रहता हूं. मेरे गली के पीछे 2 कुत्ते हैं, उनका निके वहीं पर है. आपका निके आपके घर, जहां पे जो रहता है वो उसका निके कहलाता है ना, निके. तो रिप्रोडक्शन से, अब आप लोग जहां रहते हैं तो रिप्रोडक्शन से जो स्पीशीज पैदा होती है वो उस काबिल होती है कि वो उस निके को यूज कर सके. जैसे सपोज करो कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पानी में होता है, या मछली की बात करते हैं. अगर मछली में रिप्रोडक्शन होता है तो मछली का ही डीएनए कॉपी आएगा, वही कैरेक्टर आएंगे, और वो कैरेक्टर उस निके को यूज करने के लिए ज्यादा सुटेबल है ना. अब मछली पानी में यदि बंदर पैदा हो जाए पानी के अंदर तो मर जाएगा साला, हो तो समझ रहे हो, तो वाली बात है. तो आंसर है निके इज अ प्लेस और पोजीशन सुटेबल ऑफ एन फॉर एन ऑर्गेनिज्म. द डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन. डीएनए कॉपी होगा तो सेम बॉडी डिजाइन आ जाएगा. Features that allow the organism to use the particular niche. This is how reproduction help in providing stability of the population of species. Okay, और समझिए. पब्लिक हेल्थ लिख लीजिए इसको. पब्लिक हेल्थ. देखिए, एक होता है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. अगर मेल और फीमेल में अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड सेक्स होता है कॉन्डम्स का यूज करके, अनप्रोटेक्टेड होता है बिना कॉन्डम के, तो इस बात के चांसेस होते हैं कि पहला, फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है. नंबर 2, डिजीज ट्रांसफर होती है, क्योंकि सेक्सुअल प्रोसेस जो होता है वो मेल और फीमेल के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटीमेट कनेक्शन होता है. इसमें 2 तरह के फ्लूइड आपस में यूज आते हैं. मेल का जो स्पर्म होता है इसमें सेमाइनल फ्लूइड मिलता है और ये बना लेता है सीमन. सीमन जो होता है 1 ml में 1 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, ठीक है. तो और फीमेल में भी इसी तरह का व्हाइट फ्लूइड होता है. जब मेल और फीमेल का कांटेक्ट होता है तो ये फ्लूइड भी आपस में कांटेक्ट में आते हैं. तो इस बात के सीमेन, ये मानो कि आपके अंदर का ब्लड हो गया. अब ब्लड के अंदर कितनी डिजीज होंगी आपको क्या पता, हो सकता है आपकी इम्यूनिटी उनको दबा करके रखती है, एंटीबॉडी बनी हुई, इसलिए आप बीमार नहीं हो. बट जैसे आप इसमें कांटेक्ट में आएंगे तो इस बात के चांसेस होते हैं कि आपको डिजीज हो जाए. और इस तरह की डिजीज को हम बोलते हैं कि ये डिजीज जो ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये कैसे ट्रांसमिट होती है? सेक्सुअली. तो ये कहलाती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. अब इसमें बैक्टीरिया का भी रोल हो सकता है, वायरस का भी रोल हो सकता है. कोरोना की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है. तो इनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. तो दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में आपके पास कई सारे की इरिटेशंस हो सकती हैं, या आपको जलन हो सकता है, कट हो सकते हैं, और भी कई तरह की चीजें होती हैं. इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया, सिफिलिस,
सिफिलिस में फीमेल में होता है जनरली जो व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होने लग जाता है ज्यादा, जिसमें स्मेल आने लग जाती है। तो सिफिलिस एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्ड्स में दाने भी पड़ने लग जाते हैं। और बहुत बुरी बीमारी जो होती है वो है HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है, वो आपको पता है, फुल फॉर्म पता है ना, ठीक है। अब इसमें से मुझे जो चीज लिखानी है कि एसटीडी बैक्टीरिया की वजह से कौन सी होती है और वायरस की वजह से कौन सी होती है। वायरस की वजह से तो HIV एड्स, और बैक्टीरियल और प्रोटो, याद है किसी को डिजीज, में तो भूल भाल गया, मैंने लिखवाई थी ना पिछली बार। कौन सी? किसे? गोनोरिया और सिफिलिस। बैक्टीरियल डिजीज है गोनोरिया और सिफिलिस, स्पेलिंग देना, ये लिखी ना, सिफिलिस, ये लिख लेना। एसटीडी में बैक्टीरियल और वायरल। एक सेकंड रुको, गोनोरिया, हाँ सर ये जो एसटीडीज होते हैं ये दूसरी बॉडी में जा सकते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं एक अगली प्रोजेनी में जा सकते हैं? नहीं, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा? वो आपके जेनेटिकल डिजीज में आएगा, फिर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, वो जेनेटिकल डिजीज है। जैसे मेरे को हीमोफीलिया है, हाँ, तो डीएनए से वो जीन चला गया, वो जीन में ही डिजीज थी, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे तरह। तो बैक्टीरियल होती है गोनोरिया, सिफिलिस है। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया में ब्लड की क्लोटिंग में टाइम लग जाता है, जैसे अभी तो 10 मिनट में क्लोट होता है, ब्लड क्लोटिंग में टाइम लग जाता है। वायरस होता है HIV, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। आइए, अब क्या हो सकता है इसके लिए? आइए, अब एसटीडी से बचना है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको ना हो, प्लस कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीमेल मैच्योर हो जाती है, या शादी के बाद भी हम लोग सोचते हैं कि हम अभी बच्चा नहीं करेंगे, पहले हम स्टेबल हो जाते हैं। तो उस मोमेंट पर हम ये भी चाहते हैं कि हमारी सेक्सुअल लाइफ भी चलती रहे और प्रेगनेंसी भी ना हो। इसके लिए हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। अब ये मेथड जनरली 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला होता है बैरियर मेथड, दूसरा होता है सर्जिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, तीसरा होता है सर्जिकल, हाँ सर्जिकल मेथड नहीं, वो अलग है, और चौथा है IUCDs। देखिए, बैरियर मेथड का काम यह है कि स्पर्म को ओवम तक जाने नहीं देना है। इसके लिए कॉन्डम्स का यूज करा जाता है। कॉन्डम्स एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको मेल अपने पीनस पर इस तरह से लगा देता है। तो अब अगर स्पर्म्स यहां से निकलते हैं तो वो इस बलून लाइक स्ट्रक्चर में ही रह जाएंगे, जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं। कॉन्डम्स मेल और फीमेल दोनों आते हैं, ठीक है। डायफ्राम या फीमेल कॉन्डम भी कहते हैं। ये क्या होता है कि एक तरह का पॉलीथीन जैसी चीज होती है, ठीक है, जिसको फीमेल सेक्स से पहले अपनी वेजाइना में इंसर्ट करवा लेती है। तो अगर जैसे ये है तो यहां पर ये इंसर्ट हो गया। अब अगर मेल अपने स्पर्म्स रिलीज भी करता है तो वो इसके बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। केमिकल मेथड, और तो इसमें कोई एग्जांपल नहीं है। इसमें सर्वाइकल कैप्स भी होती हैं, सेम ऐसी होती हैं, नाम बदल रखे इन्होंने, सर्वाइकल कैप्स। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है? स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकना है, ठीक है। इसके बाद होते हैं केमिकल मेथड।
हाँ, केमिकल मेथड्स में बेसिकली आपको हार्मोन खिलाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, यही खिलाए जाते हैं, क्योंकि हार्मोन अगर डिसबैलेंस हो गए तो मेंस्ट्रुएशन में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे चेंज आने का मतलब प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद और सेक्स के बाद में ये केमिकल लिए जाते हैं। अब इसमें कई सारी आपने देखा होगा एड्स आती रहती है, आई पिल, सहेली, पहले आता सहेली, माला डी, माला एन, वो सब। बट ये याद रखना है, जो केमिकल पिल्स होती हैं इनमें क्या होता है, मेड अप ऑफ प्रोजेस्टेरोन। इवन ये केमिकल पिल्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है ओरल जो आप मुंह से खा सकते हो, और एक होती है जो आप वेजाइना में इंसर्ट करा सकते हो। जैसे ही वेजाइना में जाएगा तो वेजाइना का जो पीएच है वो बढ़ा देती है, जिससे स्पर्म जब वहां जाएगा स्पर्म वो अपने आप ही मर जाएगा, मतलब पीएच कम कर देती है, थोड़ा एसिडिक बना देती है। तो स्पर्म जैसे ही वेजाइना के अंदर इंसर्ट होगा तो वहां का जो लिक्विड है वो उसको वैसे मार देगा। ठीक है, तो ये भी करते हैं। अब इसमें भी कई तरह की दवाइयां आती है, मेंस्ट्रुएशन लेट करने की, मेंस्ट्रुएशन जल्दी करने की, वो सब अलग है। तो केमिकल पिल्स भी हो सकती हैं, इनको हम ओसी भी कहते हैं। ओसी, ओसी का मतलब ओरल पिल्स। नहीं, भी होगा ना फिर तो। अरे नहीं, कुछ था यार, ओसीज था। ओरल केमिकल। नहीं, चलो छोड़ो, नहीं होगा तो नहीं होगा, बाद में। ओके, ये हो गया आपके पास केमिकल मेथड। दी चेंज हार्मोन ऑफ द बॉडी, एक्स आर नॉट रिलीज्ड, इट मे हैव साइड इफेक्ट। हाँ, और इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को स्टॉप करती हैं। सर्जिकल मेथड, ये बढ़िया था। आश्रम देखिए किसी ने? नहीं देखा? सीरीज नहीं देखनी चाहिए, हम्म? सीरीज नहीं देखनी चाहिए। क्यों? बच्चों को कल परसों पापा अच्छी देख वेब रहे थे। सीरीज आश्रम? होती है। पार्ट 1 देख रहे थे। पापा ने देखनी नहीं थी। देखनी भी नहीं चाहिए। बोला था मैंने कि मुझे देखनी मैं है। starting पापा का ने एक नहीं, बार देखा स्पेशल था, ऑप्शन मैंने दे एक- दिया, उससे कुछ हुआ, नहीं देखनी मैंने। चलिए, मैंने एक एपिसोड देखा था। असुर देखना, असुर भी अच्छी है। वो भी देखी। आज तो देख। तूने ये भी देख लिया, आश्रम भी देख ली? तू सही बड़ा हो रहा है। चलिए आइए, सर्जिकल मेथड। आज तो देख। दो मेथड है, सुन लो। आपको याद होगा मेल में जब टेस्टिस से एपिडिडमिस में जाते थे स्पर्म, उसके बाद में कहां से जाते थे, वासा डिफरेंशिया। अगर सोचो इसी को काट दे, खत्म, अभी आगे नहीं जाएंगे। या फिर इसको ऐसे करके यहां पे गिठान बांध दो, धागे से खत्म हो गया। तो ये जो काम होता है इसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। जिसमें वासा डिफरेंशिया को ब्लॉक्ड कर देते हैं या सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। क्योंकि ब्लॉक करने का मतलब गांठ बांध दी और बाद में गांठ खुल गई, फिर क्या बोलोगे। इसको हम नसबंदी भी बोलते थे पुराने जमाने में, नसबंदी। कई बार एड देखा होगा हमने, नस को बांध देते थे। ऐसे फीमेल में भी होता है ट्यूबेक्टोमी। इसमें आपके पास फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं या सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो सर जो स्पर्म या फिर जो ओवम प्रोड्यूस होता होगा तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाता होगा कि- वो तो क्या, वो तो खत्म, वहां की सेल खा लेंगी, क्योंकि हैप्लॉइड है, खत्म हो जाएगा। कई बार तो यूट्रस ही निकाल देते हैं, खत्म। क्योंकि यूट्रस में कैंसर होने के भी चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, और तो ये दो चीजें हैं, नसबंदी मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है, बट क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है इसलिए आदमी लोग कोई नहीं कराता। इसीलिए जब भी आप एड्स देखते हो तो उसमें हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस आदमी ने नसबंदी कराई है वो हीरो है, और इवन गवर्नमेंट उसको पुरस्कार भी देती है, कुछ पैसे भी मिलते हैं, 8 से 10 हजार रुपए मिलते हैं एक आदमी को अगर वो वैसेक्टोमी कराता है, तो अभी भी मिलते हैं। हाँ, तो कुछ ज्यादा चाहिए तो 2000 मेरे से एक्स्ट्रा ले जा करवा ले।
पैसे ही है। क्या लाख 2 लाख देगा तेरे को बच्चे पैदा करने से? इसको क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वुमेन्स जनरली कराती है, तो जो चीज कम होती है हम रिवॉर्ड उसी के लिए देते हैं कि देखो आदमी ने कराई, बड़ा हीरो है वो तो। और इवन मैं आपको बता देता हूं, एक मैंने सुना था, कब, शायद ये बात है 1975 या 1970s में, तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आया था तब। उसमें क्या था कि ये जितने भी गांव में जिनके भी एक एक दो दो बच्चे हो चुके हैं, उनको पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती ले जा रहे थे, उनके वैसेक्टोमी कर रहे थे। हाँ, तो वो नारा भी चला था, हम दो हमारे दो। हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आदमी पकड़ के ले गए, नसबंदी कर दी उसकी। चलिए, आईयूसीडी की फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें क्या करते हैं कि अगर हम देखें यूट्रस इस शेप का होता है, तो टी शेप में एक कॉपर की वायर ली जाती है, बहुत छोटी सी होती है, उसको यूट्रस में इंप्लांट कर देते हैं। अब अगर ये इंप्लांट हो गई है तो एम्ब्रियो इंप्लांट नहीं हो पाता, इसलिए वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। सर्जरी से डालते हैं। हाँ, नहीं, सर्जरी की जरूरत ही नहीं है, तो वेजाइना के थ्रू उसको आगे तक पहुंचाते हैं। यूट्रस और वेजाइना में कितना डिफरेंस है, तो इसको हम बोलते हैं कॉपर टी। ये इंप्लांटेशन को रोकती है। इसमें कॉपर टी या लूप भी यूज होता है, लूप, नाम ही उसका लूप है। तो ये था रिप्रोडक्शन। अब पहले मैं पूछ लेता हूं, किसी को कोई डाउट है, कोई मन में बात हो, बिना शर्माए पूछ सकते हैं आप लोग।